अगर तुम लोगों ने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा हुआ है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना, नहीं तो स्टोरी आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगी। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एम्प्रर होते हैं वो कह रहे होते हैं, सेंट क्या आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरी साइड खड़े रहेंगे जब मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ प्लीज़। जिसके बाद सेंट कहते हैं कि यानी मैं। इसके बाद जो एम्प्रर कह रहे होते हैं कि हाँ आप, क्योंकि आपने यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर कर दिया, जो रिवॉर्ड था उसको भी ठुकरा दिया जो मैंने आपको ऑफ़र किया, यानी जो आपका कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपने जो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं पाला हुआ है। इसके बाद रे कहता है कि हाँ ये तो डेफिनेटली है कि आपने अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से पाला है, गलत रास्ते पर। इसके बाद एम्प्रर कहते हैं क्योंकि अपने बच्चों को मैंने अकेले ही पाला है बिना किसी मदर के, अगर यहाँ पर मैं उससे मारता हूँ अपने बच्चों को, क्या उस चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो री होता है वो कहते हैं कि एक मिनट, मेरे को लगता है कि मैं आपकी इस चीज़ के अंदर मदद कर सकता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं पूरी इंपीरियल फैमिली यहाँ पर मैजेस्टी को उनकी रिकवरी के लिए कंग्रेचुलेट कर रही होती है। लेकिन तभी जो फर्स्ट प्रिंसेस एलिजा होती है वो कहती है कि लेकिन एक मिनट, आखिर जो सेंट है वो आखिर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। जिसके बाद जो एम्प्रर होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने इनसे कहा था यहाँ पर बैठने के लिए, और इन्होंने मेरी रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क किया है मेरी रिकवरी के लिए। और खैर ये सब छोड़ो, लेकिन तुमने जो इंपीरियल फैमिली के अंदर जो चीज़ें की है वो भूलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद वो देखती है कि जो एलिजा होती है वो कहती है कि आप आखिर किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तभी जो एम्परर जॉर्ज होते हैं वो कहते हैं कि मैं जो फिफ्थ प्रिंस है उसके डेथ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये इंसिडेंट था वो भले ही छुपा हुआ है, लेकिन मेरे को पता है कि ये तुम लोगों के जो फाइट्स थी उनके बीच का ही ये सब नतीजा है। और आखिर तुम लोगों ने अपने भाई को मारने का कैसे प्लान बना लिया। और हम लोग देखते थे जो सेलिना होती है कुछ चुप चुप लग रही होती है, जैसे कि कुछ छुपा रही है। खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब इस बात पर रेत तड़का लगाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोगों को ऐसी कौन सी पावर मिल गई अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको छोड़ने के बाद, अब तुम लोगों के जो जानवर है उससे कम बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं जेरेड कह रहा होता है कि सेंट अपनी लाइन आप क्रॉस कर रहे हो। एलिजा कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिसरिस्पेक्ट करने की इंपीरियल फैमिली के मेंबर को, वो भी उसके सामने। इसके बाद रे कहता है तो अब आप लोग क्या करने वाले हो, क्या आप मेरे को चैलेंज करने वाले हो डुअल के लिए। आपको पता है कि आप जीत सकते हो मेरे खिलाफ, आपको पता है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है वो जो एविडेंस होता है, मतलब जो स्क्रॉल वो सभी दिखाता है। और वो कहता है कि मैजेस्टी आप इस चीज़ को देखिए, एम्प्रर इस चीज़ को देखिए। इसके बाद एम्प्रर उस स्क्रॉल वगैरह को चेक करते हैं, उसको सब पता चल जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि सच में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड प्रिंसेस सेलिना है वो किसी भी यहाँ पर करप्शन और जो घोटाला उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसी हुई है। तो इसीलिए सेलिना को छोड़कर जितने भी सभी लोग हैं उनको 3 साल का प्रोबेशन है उसका पालन करना पड़ेगा। अभी प्रोबेशन है इसका मतलब तो मेरे को भी पता नहीं है, प्रोबेशन का वैसे मतलब तो परिवेक्षा होती है। एम्प्रर और कहते हैं अगर तुम लोगों को कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है तो वो मैं स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इसका पालन नहीं करना है तो तू इंपीरियल फैमिली उसको छोड़कर जा भी सकते हो। वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। रे सोच रहा होता है अगर ये लोग बिल्कुल शांति से रहते हैं 3 साल तक बिल्कुल डेड पर्सन की तरह, तो ये लोग फिर इतने योग्य नहीं रहेंगे कि ये जो राजगद्दी है उस पर बैठ पाए, और जो इनका सक्सेशन का चांस होगा वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं वो वहां से जाने लग जाते हैं। तभी जो एम्परर जॉर्ज होते हुए कहते हैं ल्यूक क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे, मैं बस समझना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा एक्शन था वो तुमने आखिर क्यों लिया। इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस मेरे को आंसर दो। तो ल्यूक कहता है कि इसकी वजह थर्ड प्रिंस थे। जिसके बाद जॉर्ज कहते हैं थर्ड प्रिंस। ल्यूक कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि जो थर्ड प्रिंस है वो यहाँ पर राजगद्दी है उस पर बैठे। जेरेड और मैं सिर्फ एम्पायर के बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे, लेकिन जो थर्ड प्रिंस था वो इससे डिफरेंट था। वो नेचर से भले ही कमजोर दिख सकता है लेकिन वो लोगों की केयर करता था और वो मंत्रियों को भी गले लगा सकता था। लेकिन जेरेड और फिफ्थ प्रिंस थे वो राजगद्दी के साथ आने वाली जो पावर थी उससे पहले ही ग्रस्त थे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो थर्ड प्रिंस था वो आखिर कैसे यहाँ पर जो एम्परर था वो बन सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर अच्छा होगा कि जो कैंडिडेट्स है उनको ही रिमूव कर दिया जाए, जो कि एम्पायर को काफी शर्मिंदा कर सकते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जॉर्ज होते कहते तो आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। तो यहाँ पर जो ल्यूक होता कहता है जो सक्सेशन कंपटीशन था वो अब आने वाला है, यानी उत्तराधिकार का कंपटीशन। वो और कहता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पर यूजुअली जो सक्सेशन कंपटीशन है उसके बाद ही चुना जाता है, लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर सोच लिया था कि जो फर्स्ट प्रिंस है वही क्राउन प्रिंस बनेगा। मैंने सही कहा ना। तभी एम्परर जॉर्ज कहता है यानी तुमने मेरे ऊपर इसलिए अटैक किया था ताकि तुम इस चीज को रोक सको। अब हमें पता चलता है भाई ये ल्यूक ही होता है जो कि एम्परर जॉर्ज के कमरे में जाकर उनकी पिटाई करता था। और हम देखते हैं जो ल्यूक होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी पेनल्टी फेस कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे को यहाँ पर कोई पनिशमेंट बिल्कुल भी मत देना।
जिसके बाद एम्परर जॉर्ज कहते हैं कि हाँ, ये सब मेरी यहाँ पर गलती है, कि मेरी ही बेवकूफ़ी है कि मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं किया था। और इस चीज़ को भूलना बिल्कुल भी मत कि मैं इस चीज़ को भूल गया हूँ। जब ये चीज़ें खत्म हो गई तो तुम मेरे से बाद में आकर ज़रूर मिलना। हम लोग देखते हैं ल्यूक वहाँ से अब चला जाता है। तभी रे कहता है आपने उन्हें प्रोबेशन का पालन करने के लिए कहा है। जिसके बाद एम्परर जॉर्ज कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये साइड अपनी दिखाना मेरे को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा था। एम्परर जॉर्ज सोच रहे होते ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन जो इसकी थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। पहले मेरे को लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको होली एम्पायर वापस भेजूँ। जिसके बाद एम्पायर जॉर्ज उससे कहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन दोबारा आती है तो मैं होली एम्पायर से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा। तभी उन्हें देखते हैं एम्पायर जॉर्ज कहते हैं कि मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी एम्परर और कहते हैं कि सेकंड प्रिंसेस है उसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। जिसके बाद जो रे कहता है सेकंड प्रिंसेस वो अपने सारे भाई बहनों में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा बेटर भी हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसका दृढ़ संकल्प, वो किसी भी काम को अपने दृढ़ संकल्प पर करती है। जिसके बाद एम्परर कहती है मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, अगर वो तुम्हारी दुल्हन बन जाए तब ये कैसा रहेगा। जिसके बाद रे कहता है उनको साफ मना कर देता है, वो कहता है कि अभी मेरा कोई भी ऐसा शादी करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है। एम्परर कहते हैं तो फिर क्या तुम सक्सेशन कॉम्पिटिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे, यानी उत्तराधिकार का कंपटीशन। इसके बाद एम्परर उसको और कहते हैं ये हमारे एम्पायर का एक ग्रैंड टूर्नामेंट है जिसके अंदर मार्शल आर्ट स्किल, मिलिट्री स्किल होती है और ये हर 3 साल में एक बार होता है और उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और ये एक फेस्टिवल है जो कि मार्शल एक्सीलेंस नाम से जाना जाता है हमारे एम्पायर के अंदर। और इसके अंदर जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं यानी बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक वगैरह, और इसके अंदर छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं वो भी होते हैं जैसे कि यहाँ पर स्कॉलरशिप, डिबेट और आर्चरी। आर्चरी यहाँ पर बता दूं तीरंदाजी का मतलब होता है आर्चरी। इसके बाद अब देखती है जो रे होता है कहता है क्या मैं इन सभी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो जो एम्पायर होते कहते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग तुम सभी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, किसी 3 के अंदर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्वॉर्डमैनशिप के अंदर तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप का ही यूज़ करना होगा और मैजिक कॉन्टेस्ट के अंदर तुम्हें मैजिक का ही यूज़ करना पड़ेगा। और अभी इसके अंदर 2 हफ्ते बाकी है। यूजुअली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको प्रारंभिक दौरे से गुजरना पड़ता है फाइनल्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो मैं फाइनल्स तक पहुंचने की तुम्हारी जो अरेंजमेंट है वो करवा दूंगा, जिससे कि तुम्हें प्रारंभिक दौरे से गुजरना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद रे कहती है सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ठीक है मैं स्वॉर्डमैनशिप और जो मैजिक कॉन्टेस्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। तो जो एम्परर होते कहते हैं ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हारी जो अरेंजमेंट है वो करने के लिए जा रहा हूँ। रे उनको थैंक यू कहता है। इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। रे सोच रहा होता है कि सबसे पहले जो होली एम्पायर है उसकी सिचुएशन मेरे को एक बार चेक कर लेनी चाहिए। उसके पास एक माना क्रिस्टल बॉल होता है जो कि एक विजुअल कम्युनिकेशन वाला डिवाइस होता है, जिससे कि माना इंजेक्ट करके वो होली एम्पायर की सिचुएशन जान सकता है, दूसरों से बात कर सकता है। इसके बाद रे कहता है इनमें से जो एक क्रिस्टल था वो मैंने जेक को भी दिया था ताकि वो इससे आंसर कर सके, इसके अंदर मैं माना डाल देता हूँ। हम लोग देखते हो क्रिस्टल बॉल होता है उसके अंदर अपना माना डालता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एरियल होती है, एरियल उससे बात करने लग जाती है। एरियल के पास होता है वो और वो कहती है रे तुमसे मिले काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। जिसके बाद रे कहता है कि मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि डेफिनेटली जो क्रिस्टल बॉल था वो मैंने जेक को दिया था। इसके बाद एरियल कह रही होती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने ऑफ कोर्स उससे मांग लिया था ये। इसके बाद रे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो एम्परर थे उनको हील कर दिया है। जिस एरियल कहती है कि जैसा कि मेरे को पता था तुम इसे हैंडल कर लोगे, लेकिन रे कहता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो जो एरियल होती है कहती है कि सेम जैसा कि तुम यहाँ पर जानते हो अकेडमी, खैर इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी जानते हो। जिसके बाद रे कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जानता हूँ। जिसके बाद एरियल कहते हैं यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसने यहाँ पर दूसरी अकेडमी से उससे भी फाइट करने स्टार्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा लो है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे को जाकर अकेडमी को थोड़ा चेक करना चाहिए, प्लान को मैं बाद में देखूंगा। लेकिन जो एरियल होती कहती तुमने तो कहा था कि जो एम्परर है उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। रे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एरियल कहती कि मैंने सुना है कि यहाँ पर सत्ता का उनके बीच काफ़ी स्ट्रगल चला, लेकिन ये सोच इतनी ज़्यादा बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ पर होली एम्पायर के आए हुए लगभग 1 साल तो हो ही गया। जिसके बाद रे कहते हैं हाँ लगभग हो ही गया। तो जो एरियल होती कहते तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर वापस आने के बाद तुम्हें और बाकी के किंगडम्स है उनको भी यहाँ पर विजिट करना होगा और अपनी जो सेंट वाली एक्टिविटीज़ है अब तुम्हें वो दिखानी पड़ेंगी। रे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बस टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद एरियल कहती है कि हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए जितना आराम तुम्हें उस एम्पायर के अंदर करना है तो तुम कर लो। जिसके बाद हम देखते रे कहता है ठीक है ओके बाय, हम लोग देखते हैं कि वो कम्युनिकेशन काट देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। 2 हफ्ते बाद का हमें अब सीन दिखाया जाता है। फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है। रे कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने एम्पायर से एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर जो मैजिक डिवाइस है स्काई और लाइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं सेलिना होती है वो थोड़ी हंसने लग जाती है। रे कहता है कि इससे कहीं फ़नी क्या था? जिसके बाद सेलिना कहती है कि मैं बस यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम तुमसे मिली थी वो वाला दिन याद आ गया, तुम काफ़ी ज़्यादा उस दिन डरावने दिखाई दे रहे थे। रे कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो सेलिना होती है कहते हैं लेकिन ऑफ कोर्स अब तुम ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हो। रे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि पर्सनली अब तुम मेरे को यहाँ पर देख रही हो। इसी के साथ जो वो कह रही होती है कि तो ये जगह वो है जहाँ पर कि स्वॉर्डमैनशिप का कॉन्टेस्ट होने वाला है, और जो बाकी यहाँ पर एरिना है जिसके अंदर मैजिक कॉन्टेस्ट होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा है। तभी रे कहता है कि वो जगह आखिर क्या है? जो डॉग हाउस है इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। सेलिना कहती है वो आर्चरी एरिना है। इसके बाद वो और कह रही थी आर्चरी एम्पायर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अंदर ऑडियंस और मेंबर्स और पार्टिसिपेट करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी ये एक चमत्कार है कि ये अब भी बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक मैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं, हमें चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं स्वॉर्डमैनशिप का जो प्रारंभिक मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है। रे और सेलिना काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं वो देखकर। हम लोग देखते हैं उनमें से जो एक बंदा होता है वो जीत जाता है उसको, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब शाम हो जाती है, जिसके बाद जो सेलिना होती है कहती है कि जो ये प्रारंभिक मैच था वो कैसा था? रे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं उसको एक म्यूज़िक सुनाई देता है। वो कहता है कि ये म्यूज़िक, हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है जो कि एक वायलिन होता है। इसके बाद रे उसको देखने के बाद कहता है एक वायलिन, और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। जिसके बाद जो सेलिना होती है उसको कहती है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है क्या तुम इसे जानते हो? जिसके बाद रे कहता है नहीं बिल्कुल, इससे सिमिलर मेरे को कुछ याद आ गया था, लगता है मेरी मेमोरीज वापस आ रही है। जिसके बाद वो सोच रहा था ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो लोग देखती है जो लड़की होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और वो सभी से यहाँ पर थैंक यू कह रही होती है। देखते हैं कि जो रे और सेलिना होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है। सेलिना कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। तभी हम लोग देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की होती है रे और उन दोनों को रोकती है, और वो कहती है कि तुमने यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट था इसको पहली बार देखते हुए तुमने वायलिन कहा था, आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता? अगर तुम्हें कैसे पता इसको वायलिन कहते हैं? जिसके बाद रे सोच रहा था जो ये चीज़ है वो तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तभी जो रे होता है वो कहता है कि यहाँ पर ये मैंने बुक के अंदर पढ़ा था। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो आइज ऑफ ट्रूथ का यूज़ करती है, यानी वो सच्चाई का भी पता लगा सकती है। इसके बाद रे सोचता है ये एल्फ है, नहीं ये एक हाई एल्फ है। हमें बताया जाता है ये एक हाई एल्फ होती है और ये एक मिक्स ब्लड होते हैं ह्यूमन और एल्फ का, जो कि एक डिसेंडेंट होती है। जिसके बाद रे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन एक्सचेंज में तुम्हें ये बताना होगा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है तुम्हें कहाँ से मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, जो एल्फ होती कहती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था और मैं उनकी एक डिसेंडेंट हूँ, तो इसलिए मेरे को प्राप्त हुआ। जिसके बाद रे कह रहा हो सोच रहा होता है अपने मन में कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है मॉडर्न वर्ल्ड का जो वायलिन है उससे, और बिना किसी नॉलेज के ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके बाद वो लड़की कहती है अब तुम्हारी बारी, आखिर मैं तुमसे दोबारा से ये पूछती हूँ कि जो ये वायलिन है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? इसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि मैंने किसी को ये प्ले करते हुए देखा था, मैंने उससे पूछा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, तो उसने मेरे को वायलिन कहा था, बस मेरे को इतना ही याद है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि तुम सच बोल रहे हो। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि क्योंकि प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरी टीचर ने इसका नाम बताया होता है कि ये वायलिन है। अब जो रे होता है उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो एल्फ कहती है आखिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, उनके पास एक इनक्रेडिबल रिमार्केबल था जिसकी वजह से मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करती थी, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज्ञान भी था जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता। और एक दिन मैंने उनको एक जो चीज़ है वो क्रिएट करते हुए देखा जिसको कि उन्होंने बाइसिकल नाम दिया था, और उसकी राइडिंग करी थी वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। इसके बाद ये सोच रहे थे एक बाइसिकल और एक वायलेंस, यहाँ पर ये जो सेम नेम है ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। क्या ये मेरी तरह ही दूसरे वर्ल्ड से रिकारनेट होके आई थी? इसका मतलब तो यही बनता है। और हाई एल्फ उसको और कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो ये भी कहा करती थी कि मैं इस वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, और मैं ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कि आखिर जो मेरी ग्रैंड मदर है कि वो किस वर्ल्ड के अंदर रहती थी। मैं किसी ऐसो के ढूंढ रही थी कि जो इस चीज़ के बारे में जानता हो। तो अच्छा अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ कि जो तुमने आखिर इस इंस्ट्रूमेंट को किसको प्ले करते हुए देखा था? जिसके बाद जो रे होता है कहता है कि मेरे को यहाँ पर उसका जो नाम है वो तो बिल्कुल भी नहीं पता, और जो वो कहाँ पर रहता है ये भी बिल्कुल नहीं पता है। जिसके बाद हाई एल्फ कहती है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है। जिसके बाद वो कहती है तो ठीक है मैं तुमसे किसी दिन और यहाँ पर ज़रूर मिलूंगी, और हम लोग देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेलिना कहती है कि लगता है कि रे तुमने जो कन्वर्सेशन थी उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। जिसके बाद रे कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि वो लड़की गलत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं यहाँ पर इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से रिकारनेट होकर इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, मेरे जैसे और भी हैं। इसके बाद ये सोचता है कि कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं हमें अब चलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, मार्शल एक्सीलेंस जो फेस्टिवल होता है उसका दिन आ जाता है, यानी जब रे की बारी होती है फाइनल की। एम्परर उसके पास आते और कहते हैं रे तुम्हें कैसा फील हो रहा है? रे कहता है इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एम्परर कहते हैं कि फाइनल्स का दिन है इसलिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी है, तुम यहाँ पर जो फाइनल्स के रूल्स है उसके बारे में तो पता हुआ है ना, ये इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।
इसके बाद जो एम्परर होते हैं उसको कहते हैं कि यहाँ पर 1 ऑन 1 का जो मैच होने वाला है वो 3 बार होगा, जब तक कि एक पर्सन 3 बार जीत नहीं जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो 4th मैच होने वाला है वो 5 ऑन 5 का होने वाला है, यानी टीम मैच होने वाला है ये। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि सेलिना ने मेरे को इसके बारे में बताया था, इसके अंदर टीम वर्क और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एम्परर होते हैं कहते हैं गुड लक रे, जिसके बाद रे उनको थैंक यू कहता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है अपने एरिना के अंदर। जिसके बाद सामने बंदा होता है कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन आपके पास तो स्वॉर्ड भी नहीं है। जिसके बाद रे कहता है जल्दी जल्दी में मैं भूल गया हूँ। उसके सामने एक स्टिक पड़ी होती है, वो स्टिक को ही उठाकर जाने लग जाता है। इसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब जो रेफरी होता है उसको देखते हैं, जो क्या है पार्टिसिपेंट्स तुम लोग तैयार हो। इसके बाद हम देखते हैं रे के सामने जो बंदा होता है एक हाई रैंक का ऑरा यूज़र बंदा होता है। अभी जो रे होता है उसके अपोजिट साइड में खड़ा होता है, जिसके पास की भाई स्टिक होती है, यानी कि इसके बाद वो सामने उसको ओपोनेंट होता है, कहता है कि तुम यहाँ पर अभी प्रॉपरली तैयार बिल्कुल भी नहीं हो मेरे साथ फाइट करने के लिए। जिसके बाद रे कहता है कि यहाँ पर ये जो वुडन स्टिक है ये मेरे जो फैमिली है उससे पास डाउन होती आ रही है और ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिया था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है। जिसके बाद सामने वाला बंदा कहता है मेरे को माफ़ कर दो, मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा रिकलेस पेश आ गया था। रे सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो कहानी थी वो एकदम वर्क कर गई है। जिसके बाद रेफरी कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे का जो ओपोनेंट है उसको मारना बिल्कुल भी है, नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। जिसके बाद जो रेफरी होता है कहता है मैच अभी स्टार्ट होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है अचानक से ही ओरा यूज़र के पीछे आ जाता है और फिर यहाँ पर जो स्टिक होती है उसके ऊपर ओरा लगा कर एक स्लैश मारता है, उसका ओपोनेंट हवा में उड़ जाता है। ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो मैच होता है यहाँ पर पहला राउंड ओवर हो चुका होता है, रे जीत चुका होता है। 7 मैसेंजर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं क्या ये वो गुप्त टेक्निक नहीं है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आप लोग देखते हैं कि जो एम्परर होते कहते हैं कि जैसा कि मैंने सेंट से एक्सपेक्ट किया था उन्होंने 3 जीत को आसानी से प्राप्त कर लिया और स्पेशली यहाँ पर वो भी एक स्टिक की मदद से। जिसके बाद ये कहता है कि जो एक ओरा यूजर होता है उसके लिए यहाँ पर बड़ी डील बिल्कुल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस का नतीजा है। और सेलिना कहती है कि तुमने जो मैजिक कॉन्टेस्ट है उसके अंदर अपने ओपोनेंट को बिना किसी चांस दिए उसे आसानी से डिफीट कर दिया। तभी रे कहता है मैं सोचूं तो एम्परर्स और जो उपपत्नियां वो आखिर कहाँ पर गई है, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जो सेलिना होती है वो कहती है कि कैरेज एक्सीडेंट के अंदर वो लोग मारे गए। जिसके बाद एम्परर कहते हैं कि वो भी एक वाइब्रेन का जो अटैक था उसकी वजह से। जिसके बाद रे कहते हैं मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। जो एम्परर होते हो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऑफकोर्स इसको 20 साल बीत चुके हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अभी टीम बैटल का दिन हमें दिखाया जाता है। अभी रे होता है यहाँ पर वो रेड टीम के अंदर होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये जो कंपटीशन हो रहा है टीम बेस्ड कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप है दोनों यहाँ पर मिक्स रहने वाली है। और हर टीम को एक एक फ्लैग दिया जाएगा और जो इसका गोल रहने वाला है अपने ओपोनेंट का जो फ्लैग होगा उसको चुराना होगा और जो टीम जितने ज़्यादा जो फ्लैग है वो वापस ला पाएगी वो जीतेगी। और जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा इसके अंदर योगदान दिया होगा वो यहाँ पर जो फाइनल्स का विनर है वो कहलाएगा। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा आसान है, मेरे को बस जो फ्लैग्स है वो लेके आने और यहाँ पर वो जमाई ले रहा होता है। उसके जब आगे टीममेट होते कहते कि आखिर तुम कुछ नहीं करने वाले हो क्या। जिसका उसके साथ का जो बंदा होता है कहता है या तुमने इसका मैच नहीं देखा था, ये एक मैजिक स्वॉर्डमैन है, इसने अपने ओपोनेंट को एक ही पंच के अंदर डाउन कर दिया था। जिसका ओपोनेंट था डर के मारे उसने यहाँ पर अपनी हार मान ली थी, उसने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उसके टीममेट कहते हैं तो ठीक है जो फ्लैग है हम तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। उसके टीममेट वहां से उसको छोड़ के चले जाते हैं ताकि और फ्लैग्स को लेके आ सके। रे सोचता है एम्परर ने वाइब्रेंस कहा था, अगर कैसा रहेगा कि एम्परर को हील करने के साथ साथ जो वाइब्रेन की जो प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पर अगर मैं सोल्व कर देता हूँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे को अपना मतलब थैंक यू वगैरह देंगे। अगर कैसा रहेगा कि जो वाइब्रेंस है उनके ऊपर मैं मीटियोर गिरा दूं। हम लोग देखते हैं कि पीछे से कुछ बंदे आ रहे होते हैं और ये होते हैं ऑपोजिट टीम के बंदे जो कि ब्लू टीम के होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें अकेले छोड़ के चले गए। रे कहता है कि क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी हूं अपने जो फ्लैग है उसको गार्ड करने के लिए। इसके बाद जो वो टीममेट होते हैं कह रहे होते हैं तुम्हें लगता है कि तुम हमारा अकेले सामना कर पाओगे। इसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं पता नहीं चल पाएगा कि पीछे से कोई बंदा आ रहा है मेरे फ्लैग को चुराने के लिए, तुम्हें आसानी से मैंने नोटिस कर लिया था। तभी वो लोग कहते हैं कि सभी लोग इसके ऊपर एक साथ अटैक करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है उसने ऑरा ब्लेड बना लिया होता है और वो कह रहा होता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, चलो जो इनके फ्लैग से वो ले लिया जाए। और वो जो फायर बॉल होता है उसको यहाँ पर समन कर लेता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उसके टीममेट्स को, रे के टीममेट्स को, जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी फ्लैग बिल्कुल भी नहीं मिला, यहाँ पर आना एकदम गलत था। हम लोग देखते हैं उन लोगों को एक धमाका सुनाई देता है जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। रे का जो टीममेट होता है वो रे के पास आता है और कहता है कि जो फ्लैग है उसका आखिर क्या, वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन वो देखता है कि रे ने यहाँ पर जो ब्लू टीम होती है उसका फ्लैग ले लिया होता है
और वो कहता है कि मेरे को एक फ्लैग मिल गया। जिसके बाद हमें बताया जाता है रे ने अपने ईजी तरीके से यहाँ पर जो बाकी के टीममेट्स थे उनके जो फ्लैग्स थे वो आसानी से ले लिए, और यहाँ पर जो फाइनल्स का विनर था वो भी यहाँ पर वो आसानी से बन गया था, उसको एक मेडल मिलता है। हम लोग देखते हैं कि रे को यहाँ पर एक प्राइज भी मिला होता है। रे कह रहे थे कि प्राइज इतना भी बुरा बिल्कुल भी नहीं है। एम्पायर कहते हैं कि तुमने मार्शल एक्सीलेंस था उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि टूर्नामेंट इसका लेकिन प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल था। तभी जो एम्पायर होते हैं वो कहते हैं कि लेशियन एम्पायर है उसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। जिसके बाद रे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये जो चीज़ है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। अभी जो रे होता है वाइब्रेंस का जो नेस्ट होता है उसको ढूंढने के लिए जा रहा होता है, और वो क्या होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मेरे को माना फील हो रहा है। हम लोग देखते उसको एक माना बैरियर दिखाई देता है। ये कहता है कि ज़रूर यहाँ पर ये एंट्रेंस होगा, यहाँ पर ये बैरियर लगा हुआ है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। वो यहाँ पर बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो क्या होता है अगर मैं इसको क्रश कर देता हूँ तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई आएगा जो कि मेरे को ग्रीट करेगा। मैंने सही कहा ना। अब जो रे होता है वो वाइब्रेंस के बारे में हमें बता रहा होता है। वाइब्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रेस होती है और इनके पास मैजिक पावर में काफ़ी स्किल्स होती है और स्ट्रेंथ को ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देती है। इनके पास ताकत तो होती है, और जो इनका नेस्ट होता है वो यूजुअली किसी गर्म जगह पर लोकेटेड होता है जहाँ पर काफ़ी गर्मी हो। अब देखती है रे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी लग रही होती है, उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं एंड वो के सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं 30 मिनट से काम कर रहा हूँ, अभी भी काफ़ी सारे लेयर्स बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ये डन हो ही गया है। ज़रूर यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई मेरे को निकल के आएगा लेने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो एक वाइब्रेन होता है वो आ जाता है और कहता है ह्यूमन क्या तुम वही हो जिसने कि हमारा मैजिक सर्कल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो जो वाइब्रेन होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने में लग रहा होता है, बड़ा भी होता है, और वो टेलीपैथी के जरिए रेस से बात कर रहा होता है। जिसके बाद रेस सोचता है वाइब्रेंस टेलीपैथी का यूज़ कर रहे हैं। अभी जो रे होता है उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों से बात कर सकूँ। जिसके बाद वाइब्रेन उससे कहता है कि आखिर किस बारे में। जिसके बाद रे कहता है कि तुम्हारे नेस्ट के बारे में, क्या तुम जो अपना नेस्ट है उसको इस जगह से कहीं और मूव करा सकते हो। जिसके बाद वो वाइब्रेन कहता है कि ऐसा खतरा हम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती है क्योंकि हमारा जो मैजिक सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मेरे हिसाब से तुम इस चीज़ को समझ रहे होगे, हम ऐसा खतरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उठा सकती है। इसके बाद जो रे होता है कहता है तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कि वो उसको रिकंस्ट्रक्शन करने लग जाता है वापस से। वाइब्रेन उससे कहता है कि तुम सच में इसको वापस से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो इस क्रिस्टल को, क्या तुम फैमिलियर हो यहाँ पर जो मैजिक सर्कल है उसको बिल्ड करने में, तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया है। जिसके बाद हम लोग देखते ही रे कुछ देर बाद यहाँ पर उसने वापस उस बैरियर को रिकंस्ट्रक्शन कर दिया होता है। वाइब्रेन कह रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, तुमने तो इसको सच में रिक्रिएट कर दिया वापस इतनी जल्दी। इसके बाद रे कहता है कि तो ठीक है क्या अब हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो वाइब्रेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने विलेज के अंदर लेके चलता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। इसके बाद जो रे कहता है कि तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और हम लोग देखते हैं जो वाइब्रेन होता है वो कहता है तो ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। हम लोग देखते हैं वो वहाँ से उड़ कर चला जाता है विलेज की तरफ। अब यहाँ पर जो रे होता है वो आराम से भागता हुआ जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वाइब्रेंस का जो विलेज होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर आ जाता है। अभी जो वाइब्रेन होता है रे से कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि तुम मैजिक के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो लेकिन तुम भागते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, तुम काफ़ी देर से भागते हुए आ रहे थे। तभी वहाँ पर वाइब्रेन गार्ड आता है। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर मेरे को एक ह्यूमन की स्मेल आई है, तुम दूसरी जो रेस है उसको अपने विलेज के अंदर क्यों लेके आए हो। रेड वाला वाइब्रेन कहता है कि इसने कहा था कि इसको बात करनी है कुछ, इसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर ले आया और अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे अपने साथ रखो। और तभी हम लोग देखते हैं वाइब्रेन अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है। इनके पास भी एक ह्यूमन फॉर्म होती है। रे कह रहा होता है तुम लोगों के पास भी एक ह्यूमन फॉर्म है। इसके बाद जो वाइब्रेन होता है कहता है तो ठीक है तुम यहाँ पर अलाउ हो, तुम एंटर कर सकते हो विलेज के अंदर। जिसके के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वाइब्रेन होता है कहता है कि तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर बैठ के हम बात करेंगे। रे कहता है ठीक है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो विलेज की तरफ जा रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर ह्यूमन का जो विलेज है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिल्कुल भी है, लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर ओल्ड सिविलाइजेशन है उसकी तरह है। यहाँ तक कि जो इनके घर है वो भी ह्यूमन की तरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब ह्यूमन की जो लाइफ स्टाइल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और इसके और वाइब्रेंस होते हैं, यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आपस में। ह्यूमन की स्मेल, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या कोई घुसपैठिया आया हुआ है, आखिर ये हो क्या रहा है, कि ये डेंजरस है। इसके बाद रे को तो वो सारी टेलीपैथी वाली चीज़ें सुनाई दे रही थी। वो कह रहा होता है कि रे कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए आया था। जिसके बाद जो उसका साथ वाला वाइब्रेन होता है कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। इसके बाद वो वाइब्रेन कहता है तो ये है मेरा घर। जिसके बाद रे कहता है तो अच्छा ठीक है,
हम देखते हैं वो उसके घर के अंदर आ जाता है। रे कहता है कि यहाँ पर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा रेयर क्रिएचर हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम अपने जो नेस्ट है वो कहीं और लेके जा सकते हो? जिसके बाद वो वाइब्रेंट कहता है ये जो चीज़ें हम डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो जो रे होता है कहता है तो ठीक है, जो यहाँ पर वाइब्रेंट इस चीज़ का डिसीजन ले सकता है उसके पास मेरे को ले चलो। जिसके बाद वो वाइब्रेंट कहता है ये पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हें मेरे को यहाँ पर हराना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रे होता है उसको यहाँ पर अपने होल्ड मैजिक से यहाँ पर हरा देता है, चेन से बांध देता है। अब यहाँ पर जो वो वाइब्रेंट कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेज हो, मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जिसके बाद रे उसको छोड़ देता है, कहता है ठीक है, लेकिन जो वाइब्रेंट कहता है एक दिन मैं तुम्हें दोबारा से चैलेंज करूंगा। रे कहता है ठीक है। इसके बाद वो कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो रे कहता है मेरा नाम रे है। जिसके बाद जो वाइब्रेंट कहता है कि मैं इस नाम को याद रखूंगा, मेरा नाम करिंडा है। और हमें पता चलता है जो ये वाइब्रेंट है इसका नाम करिंडा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लॉर्ड के पास उसको लेके जा रहा होता है। रे कहता है कि क्या हम लोग लीडर के पास जा रहे हैं? जिसके बाद करिंडा कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने लॉर्ड के पास तुम्हें लेके जा रहा हूँ। जो हमारी लॉर्ड है हमारे क्लैन की सबसे काबिल यहाँ पर और सबसे ताकतवर वाइब्रेंट है। वो लोग लॉर्ड के घर आ चुके होते हैं। अभी रे होता है काफी सरप्राइज होता है उसके घर को देखकर। वो कहता है लॉर्ड यहाँ पर रहती है? सच में ये काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा है मेरे को। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो वाइब्रेंट लॉर्ड के पास मैसेज भेजता है। लॉर्ड कहती है कि यहाँ पर क्या ये ह्यूमन मेरे से मिलना चाहता है, आखिर क्यों? हम लोग देखते हैं वो अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर उनके लॉर्ड को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या काम है मेरे से। जिसके बाद देखते हैं कि जो रे होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज मैन हो। चलो ठीक है, बाकी की जो बात है वो अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं अंदर की तरफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कहती है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हो। जिसके बाद रे सोच रहा था यहाँ पर कंफर्टेबल तरीके से मैं कैसे बैठ सकता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि रे कहता है कि तुम अपने मुंह से बात कर सकते हो। जिसके बाद वो वाइब्रेंट कहती है लॉर्ड कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था, प्रैक्टिस की थी इसको बोलने की अपने मुंह से। इसके बाद वो कहती है तो करिंडा ने मेरे को सब कुछ बता दिया है कि तुम चाहते हो कि अपना नेस्ट है हम यहाँ से कहीं और लेके जाए, लेकिन आखिर इस चीज़ को तुमने क्यों कहा, आखिर हम क्यों लेके जाए? जिसके बाद रे कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सिविलाइजेशन है वो इस एरिया के अंदर ग्रो हो चुकी है और तुमने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया और तुम्हारे मैजिक से भी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। जिसके बाद जो लॉर्ड होती है कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन यही यहाँ पर जो नेचर है उसका लो है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग के सामने हारते हैं। रे सोचता है ये कह तो सही रही है। जिसके बाद लॉर्ड कहते हैं तुम्हें पता है कि जो एक रूल है वो ये कहता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको ही राज करना चाहिए, यानी वही रूलर बनता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम फोर्स की मदद से तुम्हें किक आउट कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी सारा अपना जो माना होती है वो यहाँ पर बाहर निकालने लग जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। और वो रे से और कहती है कि तुम्हारा जो माना है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। जिसके बाद जो रे होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि जो मेरा मान है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। जिसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि ये सिर्फ एक सिंपल प्रेडिक्शन थी, मैंने यहाँ पर अनुमान लगाया, तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोई भी माना फील नहीं हुआ था, तो सिर्फ मैंने गैस किया कि तुम्हारा जो मान है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हम लोग देखते हैं कि जो लॉर्ड होती है अपने रियल वाइब्रेंट फॉर्म के अंदर आ चुकी होती है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। वो रे यहाँ पर घबरा जाता है, वो सोच रहा होता है जो ये ज्वेलरी है सेसली की आँख है, नहीं ये डेनिस माना क्रिस्टल मेरे को लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी सारा ओरा बाहर निकल रहा होता है। तभी लॉर्ड रे से कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारे पास अब काफ़ी सारा माना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी नहीं है मेरे को डिफीट करने के लिए। रे काफ़ी सारा माना इकट्ठा वगैरह कर लेता है और हम देखते हैं कि वो रॉक स्ट्रॉम होता है वो ले आता है वहाँ पर पूरे विलेज के अंदर, और यहाँ पर जो एक मीटियोर होता है उसको भी समन कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉर्ड होते कहते हैं ये अब भी काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है मेरे को डिफीट करने के लिए। हम देखते हैं अपने वहाँ पर वो शूट करती है सीधा फायर बॉल के ऊपर, वो जो मीटियोर होता है पूरा फट जाता है। ये काफ़ी शौक हो जाता है। अब जो मीटियोर के टुकड़े होते हैं वो विलेज के आसपास ऐसे गिरने लग जाते हैं। इसके बाद रे कहता है कि क्या तुम्हारा प्लान है कि पूरा जो विलेज है उसको टेक डाउन कर देने का, जला देने का? इसके बाद जो लॉर्ड होती है सोच रही होती है मेरी सोच से भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट निकला। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मीटियोर के टुकड़े एक जो वाइब्रेंट का बच्चा होता है उस पर गिर रहा होता है। रे यहाँ पर एयर शील्ड का यूज़ करता है और उसको बचा लेता है और उसके पास जाता है, उसको पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जो वाइब्रेंट की हेड होती है यानी लॉर्ड वो आती है और उस बच्चे को एक थप्पड़ मारती है। रे उसको कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? जिसके बाद जो हेड होती है यानी लॉर्ड कह रहे थे वाइब्रेंस को किसी की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जिसके बाद रे होता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि जो ये बच्चा यहाँ पर अभी मरते मरते बचा है, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तो लॉर्ड कहते हैं कि मरना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी हाफ ब्रीड वाले की मदद लेके जिंदा रहने से तो, और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी वीक ह्यूमन सोसाइटी आखिर क्या सोचती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट है। जो वीक है उसको मर जाना चाहिए, वो हमेशा ही मरते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही रूल करते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। यही हमारे जो वाइब्रेंस है उसका एक प्राइड है, यही चीज़ हमारी प्राइड है। और वो उस बच्चे से नाम पूछती है जिसके बाद वो बच्चा अपना नाम कुरांड बताता है। जिसके बाद लॉर्ड उसे कहते हैं कुरांड
मैं वाइब्रेंट की लॉर्ड होने के नाते यहाँ पर अपने विलेज से तुम्हें बाहर निकालती हूँ, निर्वाह करती हूँ, और तुम ह्यूमन, तुम्हारी पावर को मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी तुम्हें वापस अपने शहर लौट जाना चाहिए। इसके बाद रेउस को कहता है कि इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी और काफ़ी ज़्यादा चिंता में हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो तुम अपना जो ऑर्डर है उसको वापस ले लो कि बच्चे को विलेज से बाहर ना निकाले। जिसके बाद लॉर्ड होती है उसको कहते हैं कि तुम अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहे हो, ये हमारी ब्लेसिंग है, ये हमारी काइंड ब्लेसिंग है। जिसके बाद रे होता है वो काफ़ी ज़्यादा माना इकट्ठा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने ये कहा था ना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा रूल करता है। लॉर्ड उसे कहते हैं क्या दोबारा से तुम मीटियोर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ माना होगा, मैं दोबारा से उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। हमने देखते हैं रे काफ़ी सारे मीटियोर समन कर लेता है। अभी लॉर्ड सोच रही होती है मेरे को बिलीव नहीं होना कि तुम्हारे पास अभी इतना माना बचा हुआ है। रे उसको कहता है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी जगह गलत हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना जो माइंड है उसको चेंज कर दो, लेकिन तुम इस जो रेज है उसकी यहाँ पर लीडर हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो तुम्हें अपना डिसीजन है उसके बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। अभी यहाँ पर जो ये लॉर्ड होती है इसको एरा की छवि दिखाई दे रही होती है रे के अंदर, यानी ये एरा को जानती होती है। जिसके बाद वो कहती है कि एरा, इसके बाद रे कहता है कि तुम एरा को जानती हो। जिसके बाद तो लॉर्ड कहती है हाँ बिल्कुल मैं उसे जानती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, क्या तुम इसके बारे में क्यूरियस हो जानने के लिए। इसके बाद लॉर्ड उसको बताने लग जाती है। यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम की कहानी है, करीब यहाँ पर 400 साल पुरानी। जिसके बाद रे कहता है बस 400 साल पुरानी और ये छोटा नंबर है। जिसके बाद लॉर्ड होती कह रही होती है कि एल्फ और जो वाइब्रेंस वो एक साथ एक माउंटेन के ऊपर रहा करते। रे कहता है यानी कि माउंटेन ऑफ किंगडम ऑफ द सीलिया। जिसके बाद वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एरा और यहाँ पर मैं लीडर हुआ करते थे अपने अपने क्लैन के, और हम लोग एक साथ अपने क्लैन को लीड करा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ह्यूमन ट्रेडर्स होते हैं वो आ जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुके थे। उन्होंने हमारी जो टीम थी, मतलब हमारी जो रेस थी, उनको हंट करना स्टार्ट कर दिया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एरा और मैंने, हम दोनों एल्फ और वाइब्रेंस दोनों अपनी रेस को बचाने के लिए एकजुट हुए, और एंड टू एंड हमने अपने जो काफ़ी लोग थे उनको बचा भी लिया था। लेकिन ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग थे, जिनको कि तुम यहाँ पर उस समय को द एज ऑफ सॉसरी के नाम से जानते थे। एंड टू एंड हमने जो बैटल थी उसको जीत लिया और हमारे जो लोग थे उनको भी यहाँ पर बचा लिया। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो चुके थे, रिलैक्स हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर था उस काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पर मैंने वाइब्रेंट की लीडर होने के नाते अपना जो डिसीज़न लिया कि हम लोग अब से अलग अलग हो जाएंगे। जब वाइब्रेंस का अब से कोई भी दोस्त बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, और इसी के साथ हम लोग अलग हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। मेरे को अभी भी अपना जो चॉइस है उसके ऊपर रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस टाइम पर मेरे को मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था। उस टाइम को मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया था। इसके बाद जो लॉर्ड होती है उसको और कहती है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो सेम मिस्टेक थी वो मैं दोबारा से करने वाली थी, थैंक यू तुमने मेरे को कहा दोबारा से सोचने के लिए इस चीज़ के ऊपर। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से एरा को ज़रूर हेलो कह दूंगा। इसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि लेकिन एरा और आखिर तुम्हारा जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, क्या तुम उसके बेटे हो, तुम लगते हो तो बिल्कुल उसके जैसे हो, लेकिन नहीं, तुम एरा के बेटे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, एरा का बच्चा तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद लॉर्ड कहते हो तो ठीक है, हम दोबारा से बात करते हैं आप अपने नेस्ट को यहाँ से वापस ले जाने के बारे में। अब तुम रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बन चुके हो हमारे लिए, ठीक है, बोलो हम लोग चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर एरा का जो लवर है उसकी यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट मैं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हैं हम तो बस एक जस्ट फ्रेंड है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी उन लोगों के बीच सेटलमेंट हो चुकी होती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब जो एम्परर होते कह रहे होते हैं कल जो सेंट है वो एम्पायर को छोड़ के वापस जाने वाले हैं, तो हम होप करते हैं, यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि सेंट ने जो भी एम्पायर के लिए किया हुआ है उसको हम लोग याद रखें हमेशा के लिए। रे वहाँ पर आता है, कहता है कि एम्पायर आखिर आपने इतना सारा जो पैसा है इस पार्टी के अंदर क्यों लगाया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि तुम यहाँ पर कल जाने वाले हो, ये लास्ट चीज़ है जो एम्पायर तुम्हारे लिए कर सकता है। जिसके बाद रे कहता है थैंक यू आपका इस पार्टी के लिए। तभी उन्होंने देखती है रे यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो निकालता है जो कि वाइब्रेंट लॉर्ड के साथ उसने किया हुआ होता है, और उसको कहता है कि ये वाइब्रेंट लॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जिन्होंने कि अपने माना से इसमें साइन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर वो एम्पायर के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही एम्पायर उनके ऊपर अटैक करेगा। अभी यहाँ पर ये देखने के बाद जो जॉर्ज होते हैं यानी एम्पायर जॉर्ज काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि वाइब्रेंट लॉर्ड क्या सच में, यहाँ पर मैंने सोचा ही था तुम्हें ये सब कहने के लिए लेकिन तुमने इसको ऑलरेडी कर दिया। जिसके बाद वो और काफ़ी खुश हो रहे थे और कह रहे होते कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो और ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारी जॉब का बल्कि हिस्सा
ऐसा बिल्कुल नहीं था, तब भी तुमने ये किया, मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलूंगा। हम लोग देख सेलिना वहाँ पर आती है और कहती है मास्टर रे, मेरे को पता चला है कि अब कल यहाँ से जाने वाले हो। जिसके बाद रे उसको कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा अब टाइम आ चुका है कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। जिसके बाद सेलिना उसको कहती है कि थैंक यू सब चीज़ के लिए जो कुछ भी आपने किया हुआ है। जिसके बाद रे कहता है थैंक यू वो आखिर किस लिए। जिसके बाद सेलिना कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपने यहाँ पर जो एम्पायर है उसके लिए काफ़ी कुछ किया, आप उस उपकार से कम बिल्कुल भी नहीं हो। और यहाँ पर मेरे को हमेशा से ही मैजिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जो मैजिक था मैजिशियन उसके अंदर भी नॉमिनेट किया गया, एक 6 सर्कल मैजिशियन। और एक यंग एज के अंदर मेरे को पॉलिटिकल बैटल जो कि एम्पायर के अंदर चल रही है उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ मैजिक के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है। जिसकी वजह से जो इंपीरियल फैमिली है उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा था मेरे को कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे भाई बहन पीछे रह गए। लेकिन एक दिन मैंने आपको देखा, आप एक आउटसाइडर होने के नाते यहाँ पर जो इंपीरियल फैमिली है यानी रॉयल फैमिली उसके लिए काफ़ी कुछ करते हैं और मैं इस इंपीरियल फैमिली के मेंबर होके भी कुछ नहीं कर पाया। जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सोच लिया कि अब मैं भी यहाँ पर जो थ्रोन है यानी कि सिंहासन है उस पर मैं भी बैठ सकती हूँ, मैं भी उसे अपना बना सकती हूँ। और आपने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया है मेरे को डिसीजन लेने में, इसकी वजह से मैं आपका काफ़ी यहाँ पर थैंक यू करती हूँ। जिसके बाद रे होता है उसको कहता है कि तुम ज़रूर अच्छा काम करोगे, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अब जो फर्स्ट प्रिंस है जेरिड होते हैं उसको दिखाया जाता है जो कि क्या होते हैं बास्टर सेंट। इसकी वजह से जो मेरा सारा प्लान खराब हो गया, वो काफ़ी किलस रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई चोगा पहने हुए बंदे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास एक आइडिया है। जेरिड उससे कहता है तो ठीक है मेरे को बताओ। जिसके वो तो चोगा पहने हुए बंदा कहता है क्यों ना हम लोग वाइब्रेंस का यूज़ करें। जिसके बाद जेरिड कहते हैं वाइब्रेंस का, तो जो चोगा पहने हुए बंदा कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग उनको काफ़ी ज़्यादा प्रवोक कर देंगे मतलब उनको उकसा देंगे तो वो एम्पायर के ऊपर ज़रूर अटैक करेंगे, जिससे कि हम नया रिवोल्यूशन है उसको स्टार्ट कर सकें यानी एक क्रांति को स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे हमें यहाँ पर कोई भी लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना वॉरियर का, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली रूप से जो वाइब्रेंस होंगे हमारी साइड से ही फाइट कर रहे होंगे। और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा देर हो जाए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने अपनी नंबर ऑफ संख्या बढ़ा ली तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद जेरेड कहते हैं कि जो ट्रूपर्स को ऑर्गेनाइज करने का जो चीज़ है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जिसके वो चोगा पहने हुए बंदा कहते हैं हाँ आप इसे मेरे को छोड़ सकते हैं। जेरेड कहता है तो ठीक है मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। जेरेड और कह रहा होता है ये कोइंसिडेंस होगा कि जैसे ही सेंट एम्पायर से बाहर निकलेंगे हम तुरंत यहाँ पर जो वाइब्रेंस होंगे उनके ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं जो रे का यहाँ पर जाने का टाइम आ चुका होता है, उसकी कैरेज यहाँ पर आ चुकी होती है, वो सोच रहा होता है फाइनली अब मैं होली किंगडम जा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अचानक से धमाका हो जाता है लेशियन एम्पायर के अंदर। और इधर हम लोग वॉरियर ग्रेगोरी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है बादशाह के वाइब्रेंस तुमने हमारे एम्पायर में अटैक क्यों किया। जिसके बाद वाइब्रेंस कह रहे होते हैं कि तुम इतने ज़्यादा अहंकारी बिल्कुल भी मत बनो, अपना मुंह बंद रखो, तुमने ही हमारे ऊपर पहले अटैक किया था बिना अपनी जगह को जाने हुए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो वाइब्रेंट लॉर्ड होती है वो भी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर होली एम्पायर के जो एम्परर है उनसे मेरे को बात करनी है, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो गार्ड कहती है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइब्रेंट लॉर्ड होती है कहती है तो ठीक है यहाँ पर मरो। हम लोग देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और कहते हैं आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जो हमारी टर्म एंड कंडीशन थी, जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका क्या। इसके बाद जो वाइब्रेंट की लॉर्ड होती कहती है लेकिन इस केस में तुमने हमारे ऊपर पहले अटैक किया हुआ। जिसके बाद ये थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। लॉर्ड और कहती है लास्ट नाइट यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ग्रुप हमारे लेयर के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसके अंदर की अराउंड 4th सर्कल वाले मैजिशियन थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जिन्होंने कि हमारे ऊपर अटैक किया था। ये थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये सुन के। ग्रेगोरी कह रहा होता है जो इंपीरियल आर्मी है उसको किसी तरह का कोई भी ऑर्डर रिसीव बिल्कुल भी नहीं हुआ अटैक करने का। जिसके बाद ये सोच रहा होता है लेकिन इस लेवल का जो मैजिशियन है वो यहाँ पर जो एम्पायर है उसके अंदर ही हो सकता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो रे होता है वाइब्रेंट के लॉर्ड से गया था, उसका नाम लिलिथ होता है। रे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अटैक बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि लिलिथ कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही रोक दे, हमारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं यहाँ पर, तुम आखिर क्या कह रहे हो। जिसके बाद रे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन हम इनोसेंट लोग हैं उसको यहाँ पर खतरे में नहीं डाल सकती है, मेरे को सिर्फ 1-2 दिन का समय दो, मैं उन जो सारे कल्प्रिट है उनको पकड़ लूंगा, एक को भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो कह रही होती है लिलिथ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि ह्यूमन के ऊपर। जिसके बाद रे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा लेकिन मैं अपने माना की कसम खाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइब्रेंट लॉर्ड होती है कहती है ठीक है मैं अपने आर्मी को यहाँ से लेके जा रही हूँ। जिसके बाद रे कहता है उसको थैंक यू। वो ग्रेगोरी से कहता है कि जो मैजेस्टी है उनको कह दो जितने भी यहाँ पर नोबल्स है एम्पायर के अंदर उनको इकट्ठा करने के लिए। जिसके बाद वो कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, अपन लोग देखते हैं जितने भी नोबल्स होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। रे कहता है सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइब्रेंस का अटैक हमारे
हमारे ऊपर हुआ था। इंपीरियल सिटी के अंदर जितने हिस्से वो सारे थोड़े डैमेज हो चुके हैं और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ। आपकी फैमिली के जितने भी यहाँ पर फोर्स के कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर लिख दो, इसके अंदर बिना कुछ भी छोड़े हुए स्क्रॉल उनको दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं नोबल्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे इस चीज़ का डिसीजन ले सकते हो। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि हम इससे एग्री करते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, कैसे जानकारी दे। जिसके बाद रे कहते हैं कि हॉनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पर मैं एम्पायर की केयर बिल्कुल भी नहीं करता, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद सभी लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एम्पर होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट से ऐसे बात करने के, नॉनसेंस वाली। और जितने भी नोबल इंपीरियल सिटी के प्रोटेक्शन के अंडर में आते हैं उन लोगों को जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और वो काफ़ी कुछ और कहते हैं, जिसके बाद वो रे से कहते हैं रे दोबारा से यहाँ पर अपनी बात रखो। जिसके बाद वो कहता है थैंक यू। अब लोग देखते हैं रे कह रहा होता है कि मैं वाइब्रेंस को कह दूंगा जिन लोगों ने भी यहाँ पर मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया उनको पहले मारे। और इधर जो एम्परर होते हैं वो सभी से कह रहे होते हैं कि जल्दी से इससे माफ़ी मांगो सेंट से, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। जिसके बाद नोबल उनसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद वो नोबल्स होते हुए कहते हैं आखिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। रे कहते तो ठीक है मुझे पैसे दो, अपने यहाँ पर एंटर वेल्थ है उसकी पूरा जो हाफ हिस्सा वो मेरे को यहाँ पर दे दो। इसके बाद जो नोबल्स होते हो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हो, कहते हैं कि आप इस चीज़ की कैसे डिमांड कर सकते हो और हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। जिसके बाद रे कहता है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो। जिसके बाद जो नोबल होते हो कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद जो रे होता है वो उससे कहता है तो ठीक है यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हरी हमने डिसाइड कर लिया है, जल्दी से यहाँ पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर इसके अंदर लिख दो। स्क्रॉल के अंदर हम लोग देखते हैं वो सारे लिख देते हैं। रे कह रहे थे जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी फैब्रिकेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट्स है। अभी यहाँ पर मैं देखते वो जो स्क्रॉल होता है उसको फेंक देता है और कहता है मेरे को लगा था ये कल्प्रिट होगा लेकिन ये बिल्कुल भी कल्प्रिट नहीं है। अब देखते हैं कि जो रे होता है उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक माना कॉन्ट्रैक्ट जो कि वाइब्रेंट लॉर्ड है उसने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ग्रांट की है, यानी कि सब कुछ सेटलमेंट हो चुका होता है। असल में ये रे ने खुद से ही लिखा हुआ होता है। अभी सभी लोग कह रहे होते ओ जैसा कि हमने सेंट है उससे एक्सपेक्ट किया था। रे सोच रहे होते सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है, यानी कि वाइब्रेंस के अटैक से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कोई रॉयल फैमिली के अंदर से ही है। इसके बाद रे कहता है कि मैजेस्टी जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको बोलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं रे उनको कुछ कहता है। जो वर्ड्स होते हैं वो तो हमें भी दिखाई नहीं जाते हैं कि आखिर जो रे ने बोला क्या होता है एम्परर को, लेकिन जो एम्परर जॉर्ज होते हैं वो सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, काफ़ी चौंक जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि जो एम्परर जॉर्ज होते हैं उसी चीज़ को दोहरा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जैसा कि हम लोग देख ये जो चीज़ है अब सेटल हो चुकी है और हम सेंट का काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करते हैं। उनका जो एफर्ट है वो एम्पायर कभी नहीं भूलेगा और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो ही चुके हैं। तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो करनी है। कल सुबह क्रोनेशन सेरेमनी है वो होगी जिसमें कि क्राउन प्रिंस है उसको चुना जाएगा, सक्सीड करा जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। जेरेड कह रहा होता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसके बाद वो चोगा पहने हुए बंदा कहता है आपने सही कहा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो एम्परर है वो जो क्राउन प्रिंस है उसको अपॉइंट करने वाले हैं कल सुबह। इसके बाद जेरेड कह रहा होता है वो तो मेरे को भी पता है, वो चीज़ तो मैंने भी सुनी हुई थी। इसके बाद वो कह रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ पर जो स्ट्राइक टीम है उसको दोबारा से यहाँ से बुलाओ और उनसे अटैक कराओ। जिसके बाद वो कह रहा होता है चोगा पहने हुए बंदा आप ये मत कहना यो हाइनेस कि हम लोग दोबारा से। जिसके बाद जेरेड कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग दोबारा से यहाँ पर जो वाइब्रेंट का माउंटेन है उसके ऊपर अटैक करेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो 7 मैसेंजर्स होते हैं इस चीज़ को सुन रहे होते हैं, उनमें से जो एक बंदा होता है हमें यहाँ पर जो सेंट को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए इस चीज़ को, जल्दी से तुम सेंट को इन्फॉर्म कर दो, मैं इनको ऊपर अभी भी यहाँ पर नज़र रखता हूँ। जिसके बाद लड़की कहती है ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमने देखते हैं रे को सब कुछ पता चल चुका होता है। रे सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उन लोगों ने यहाँ पर एक मूवमेंट कर दिया, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो दोबारा से वाइब्रेंस के ऊपर ही अटैक करेंगे ईडियट्स कहीं के। और वही वह पहाड़ पे आ चुका होता है जहाँ पर कि जो वाइब्रेंट लॉर्ड लिलिथ होती है जो कि कह रही होती है आखिर तुम किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आए होगे या तुमने जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढ लिया है। जिसके बाद रे कहता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद लिलिथ कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद रे कहता है कि मेरे को पता चला है कि वो लोग दोबारा से यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद लिलिथ कहती है कि क्या वो लोग दोबारा से यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। रे कहता है कि हाँ हम लोगों को जो ये कल्प्रिट है उसको आसानी से पकड़ना होगा। जिसके बाद लिलिथ कह रही होती है कि आगे तुम्हारी बातों के ऊपर मैं कैसे यहाँ पर बिलीव करूँ, मैं इस पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद रे कह रहा होता है तो जो रे होता है वो कहता है मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर उसकी हिम्मत कैसे होगी, जो सेंट है होगा तो वो कुछ भी करेगा, हमें कभी भी यहाँ पर बुला लेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अहंकारी बन रहा है। अब ये लूसियाला कह रही होती है। जिसके बाद जो सेलिना होती है कहती है लूसियाला अपने जो वर्ड्स है उस पर ध्यान रखो, यहाँ पर जो सेंट थे उन्होंने एम्परर को बचाया हुआ था, तुम्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं जो जेरेड होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा होता है आखिर जो ये सेंट है इसने क्या हमें यहाँ पर प्लान कर रखा है।
आगे इसने क्यों हमें यहाँ पर बुलाया हुआ है। जिसके बाद हमें देखते हैं रे वहाँ पर आता है, कहता है कि 1 2 3 हाँ पूरे यहाँ पर 6 लोग हैं। जिसके बाद जो थर्ड प्रिंस कहता है कि आखिर आपने क्यों हमें यहाँ पर समन किया, हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो रे कहता है कि जो वाइब्रेंस थे उनके ऊपर फिर से यहाँ पर अटैक हुआ था और ये किसी ने इंपीरियल फैमिली के अंदर से ही किया हुआ है। जिसके बाद वो कह रहे थे इम्पॉसिबल, आखिर कैसे हो सकता है इंपीरियल फैमिली के अंदर से ही किसी ने अटैक किया हो। जिसके बाद जो यहाँ पर जेरेड होता है वो सोच रहा होता है मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि जो ये सेंट है इसको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये बस मेरे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, तो मेरे को अभी कुछ भी बताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद रे कह रहा होता है कि यहाँ पर जो भी कल्प्रिट होगा वो सोच रहा होगा कि कोई भी एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है तो हम उससे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एविडेंस है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। जिन लोगों ने भी नोबल्स ने यहाँ पर नोबल्स के सोल्जर ने अटैक किया था, हमने उन सारे को पकड़ लिया है और माइंड मैजिक की मदद से हम लोग उनसे कबूल करवा लेंगे। अगर यहाँ पर जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया तो पता है क्या होगा, उसका जो सर है वो काट दिया जाएगा और यहाँ पर पूरे विलेज के अंदर उसकी परेड निकाली जाएगी। अब ये सुनने के बाद जेरेड थोड़ा काफी डर जाता है। तो रे कहता है मेरे पास एक प्रपोजल है, जिसने भी यहाँ पर जो भी कल्प्रिट है वो मेरे सामने आके सिंसियरली तरीके से अपनी गलती को कबूल कर ले, जिससे कि हम थोड़ा उससे बचा सकते हो। और तुम जानते हो अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी जो सज़ा है उसको कम कर सकते हो गॉड के नाम से, अगर तुम लोग यहाँ पर सच बता देते हो तो। अब यहाँ पर जो जेरेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरा सर कट जाएगा। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि सेंट वो मैं था, वो मैंने ही यहाँ पर जो आदेश दिया था वाइब्रेंस के ऊपर अटैक करने का, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस जेरेड जिसने कि यहाँ पर अटैक करने का आदेश दिया था। जिसके बाद री कहता है गुड डिसीजन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तुमने यहाँ पर डिसीजन लिया, ओके तो गुड बाय। यहाँ पर सेंट होने के नाते यहाँ पर जो तुम्हारी आफ्टर लाइफ होगी उसके अंदर तुम्हें ज़रूर शांति मिल जाएगी। इसके बाद जो जेरेड होता है वो कह रहा होता है आपने यहाँ पर कहा था कि आप मेरे को बचा लोगे, आखिर ये आपका कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने कोई भी डिफरेंट बात बिल्कुल भी नहीं की थी, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहा था, ये जो सारी चीज़ें थी वो झूठ थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं और जेरेड को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर नीचे झुक जाइए। जिसके बाद जेरेड कह रहा होता है कि सेंट तुम सेंट होकर कैसे झूठ बोल सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सोल्जर्स होते कहते हैं कि सेंट हमने यहाँ पर सारे नोबल्स को कैप्चर कर लिया जो भी इनका वाइब्रेंस के ऊपर अटैक करने का जिनका भी हाथ था। तो सोल्जर कहता है आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद रे कहता है कि जाकर जो मैजेस्टी है उनसे यहाँ पर पूछो, ना कि मेरे से। यहाँ पर जो एम्पायर का डिसीजन है वो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैं एक आउटसाइडर हूँ होली एम्पायर का। और देन फिर हमें बताया जाता है जो एम्पायर होते हैं लेशियन एम्पायर का, जिन लोगों का भी उसमें हाथ होता है उन सभी लोगों को यहाँ पर मरवा देते हैं, मतलब उसका जो सर होते हैं वो कलम करवा देते हैं, कटवा देते हैं उन सभी का सर, नोबल्स को इंक्लूड करते हुए। रे ने लेशियन एम्पायर की काफ़ी बड़ी मदद करी। इसको देखते हुए जो जॉर्ज होते हैं वो होली एम्पायर को डिप्लोमेटिक बेनिफिट देते हैं और इसी के साथ रे को यहाँ पर नोबल का भी टाइटल देते हैं और उसके साथ उसको एक ज़मीन भी देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो रे को ये जो चीज़ें हैं वो बाद में मिलेगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो रे होता है अपने होली एम्पायर की तरफ निकल पड़ता है कैरेज के अंदर। इसके बाद जो वो कम्युनिकेशन क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो एरियल का कॉल आता है और ये एरियल कह रही होती है कि यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा है वो शेड्यूल हो चुकी है ऑलरेडी, वो डिसाइड हो चुकी है। जिसके बाद रे कह रहा होता है तो ठीक है तो मैं क्या करूँ, क्या मैं बाद में आऊँ। जिसके बाद वो कह रही होती है ये इतना ज़्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, जो तीर्थ यात्रा का जो पीरियड है वो फिक्स होता है। जिसके बाद रे कह रहा होता है क्या यहाँ पर जो ये पीरियड है वो फिक्स है। जिसके बाद वो काफ़ी सरप्राइज हो रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में। तभी हम लोग देखते हैं जो एरियल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो कह रही होती है आखिर तुमने जो ये अपना क्रिस्टल है वो कहाँ डाल लिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रे ने अपना क्रिस्टल होता है वो अपने यहाँ पर कपड़ों के अंदर डाल लिया होता है और कह रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो कैरेज के ड्राइवर से कहता है। और हम लोग देखते हैं वो वहाँ से निकल जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसने अपने क्रिस्टल को कपड़ों के अंदर डाल रखा होता है। एरियल काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है यहाँ पर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अभी रे होली एम्पायर के अंदर आ चुका होता है। यूक्लिवुड कह रही थी जैसा कि हमने रे से एक्सपेक्ट किया था, मतलब सेंट से एक्सपेक्ट किया था, हमने यहाँ पर जितनी भी तीर्थ यात्रा की प्रिपरेशन थी उसको पूरा कर लिया है। इसके बाद जो रे होता है कह रहा होता है अपने 7 मैसेंजर से कि यहाँ पर मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था उसका क्या है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ यहाँ पर जो जो होली एम्पायर उसकी करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर सिलोनिया के जो बाहर के इलाके हैं वो यहाँ पर फाइनेंशियल डिफिकल्टी है उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रॉक्सिया इंसिडेंट और यहाँ पर मॉन्स्टर, बढ़ते हुए मॉन्स्टर और जो लॉर्ड्स है उन्होंने टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो फोर्स को इकट्ठा करके मॉन्स्टर की हंटिंग कर सके। जिसके बाद ये कह रहा होता है टैक्स बढ़ाना कि यहाँ पर जो कैपिटल है वो सपोर्ट फंड नहीं दिया था उन्होंने। तो 7 मैसेंजर कहती है जो ये केस है इम्बेजलिंग से जुड़ा हुआ है, इम्बेजलिंग मतलब पैसों चुराना। जिसके बाद रे कहता है कि जितने भी यहाँ पर लिस्ट बनाओ इम्बेजलिंग की, जो भी इम्बेजलिंग कर रहे हो मैं उनको बाद में आकर देखूंगा। जिसके बाद वो कहती है ठीक है जैसा आप कमांड करे। तभी रे यूक्लिवुड से कहता है कि अकेडमी की क्या हाल है। जिसके बाद वो कहती है
कोइंसिडेंटली हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन जो क्रिस्टल है उससे जेक का जो एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आया हुआ है, जिसके बाद रे कहता है तो ठीक है जो कॉल है उसको जल्दी से कनेक्ट करो। हम लोग देखते हैं कॉल कनेक्ट हो जाती है, जेक को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है रे को देखने के बाद, और वो कहता है कि जैसा कि सेंट आपने मेरे को कमांड दिया था इसके ऊपर नज़र रखने का, मेज के ऊपर, मैं पूरे यहाँ पर टाइम इस पर नज़र रख रहा था। हम लोग देखते हैं वो मेज भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है लॉर्ड आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो आपने बुक और जो पर्चीमेंट्स दिए थे उनको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जो डिटेल थी और जो सिस्टमेटिक वे था और जो उसके अंदर एक्यूरेटी थी, आखिर आपके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आई। इसके बाद हम देखते हैं जेक उससे कह रहा होता है आगे बाहर से तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का दे रही है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी वो मेज कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं जो मेज होता है वो रे से कहता है कि आप जो सारी चीज़ें वो मेरे को सिखा सकते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रे वहाँ पर आता है, उसका मुंह पकड़ कर साइड में कर देता है और कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लग जाते हैं। रे यहाँ पर यूक्लिवुड से कहता है कि जो कॉल है उसको जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका जो तीर्थ यात्रा का दिन होता है वो आ जाता है। रे कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आखिर तुम क्यों आई हुई हो हमारे साथ, क्या तुम अपने कैरेज के अंदर नहीं जाओगी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर फिया आई होती है। फिया कहती है एक पिकनिक की तरह था इसलिए मैं आप लोगों के साथ आई हूँ। जिसके बाद जो एरियल होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर जो कई फैमिलीज होती है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हो और एक कोई यहाँ पर चांस मिलता है यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने का। जिसके बाद फिया कहती है तो ये हमारी फैमिली की अब बारी थी। इसके बाद रे कहते हो लेकिन आखिर तुम सेम कैरेज के अंदर क्यों, तुम अपने कैरेज के अंदर जाओ। जिसके बाद फिया कहती है क्योंकि मैं अपने कैरेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करूँगी। जिसके बाद रे कहते हो तो ठीक है कुछ देर के बाद तुम अपना जो कैरेज है उसके अंदर वापस लौट जाना। जिसके बाद फिया कहती है मैंने आपकी जर्नी के लिए यहाँ पर कुछ स्नैक्स भी बनाए। हम लोग देखते हैं उसने स्नैक्स और टी भी बनाई होती है और वो यहाँ पर जो स्नैक्स होते हैं एरियल को देते हैं, लेकिन एरियल मना कर देती है। रे को वो भी देती है लेकिन रे भी मना कर देता है। इसके बाद जो फिया होती है वो कह रही होती है बस सेंट इसको एक बार इसको टेस्ट करिए, अगर यहाँ पर ये अच्छा नहीं बना होगा तो यहाँ पर मैं वापस अपना जो कैरेज है उसके अंदर लौट जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है उस टी को यहाँ पर टेस्ट करके देखता है। इसके बाद फिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, कहती है कि ये किसका टेस्ट कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो फिया होती है वो अपने कैरेज के अंदर आ चुकी होती है, अकेले बैठी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो री होता है कह रहा होता है कि आखिर जो एक टी है उसका टेस्ट ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद एरियल कहती है कि जरूर फिया समझ गई होगी कि जो टी का टेस्ट कैसा होगा। जिसके बाद रे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता था इसलिए तुमने उसको नहीं पिया था। जिसके बाद कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद रे अपनी जीभ को क्लीन करता है और कहता है कि आखिर जो तीर्थ यात्रा है उसका क्या है। जिसके बाद हम देखती है जो एरियल होती है वो कह रही होती है कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैरेज के अंदर राइडिंग करनी है विलेज के आसपास, बाकी का जो काम होंगे जो प्रीस्ट होंगे वो संभाल लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रे कहता है तो आखिर सेंट्स है वो आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। इसके बाद जो एरियल होती है कहती है बस यहाँ पर जो इमेज है उसको क्रिएट करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर से किसी की मदद मांगने की आवाज़ आती है। इसके बाद जो बाहर गार्ड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें अचानक से कैरेज के सामने बिल्कुल भी नहीं कूदना चाहिए था। ये कह रहा होता है कि लगता है कि बाहर की तरफ कुछ हुआ है। जिसके साथ बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक आदमी को देखते जो कि कह रहा होता है कि मेरे को पता है कि ये गलत है लेकिन यहाँ पर होली एम्पायर के होली प्रीस्ट प्लीज मेरी यहाँ पर मदद कीजिए। हम लोग देखते हैं उसके हाथ में बच्ची होती है, उसको हील करने के लिए कहता है। तो जो गार्ड होता है कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लीज जल्दी से इनकी ट्रीटमेंट कर दो। हम लोग देखते हैं वो उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं अपने होली एम्पायर होली मैजिक की मदद से। और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि मेरा यहाँ पर होली मैजिक है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, लगता है कि इसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सॉरी आपको अब गिव अप कर देना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पर मदद कीजिए, हम तीर्थ यात्रा की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेट कर रहे थे, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम लोग देखते हैं रे वहाँ पर आ जाता है, कहते हैं एक साइड हो जाओ, बिल्कुल ज़रा इसे देखने दो। हम लोग देखते हैं कि रे उस बच्ची को देखता है और सोच रहा होता है कि जैसा कि इस बच्ची को देख कर लग रहा है इसके बाल आसानी से गिरे और इसके शरीर के ऊपर कोई भी स्किन बिल्कुल भी नहीं है, फैट भी नहीं है, जरूर इसको प्रोटीन की कमी होगी, कुपोषण की। और देखते हैं कि रे कहता है कि अचानक से ये कुछ हुआ है। जिसके बाद उसका जो डैड होता है कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद रे सोच रहा था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पर इसलिए जो होली मैजिक था वो वर्क नहीं कर रहा था प्रीस्ट का। इसके बाद वो कैप्टन से कहता है कैप्टन ज़रा एक मीट की जो मील है उसको प्रिपेयर कीजिए। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि जो उस बच्ची का फादर होता है वो कह रहा होता है आखिर एक मील क्यों। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि जो चाइल्ड है उसको अगर मीट हम खिलाएंगे तो वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद वो कहता है बंदा कि हम लोग रोज़ रोज़ मीट है उसको अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद और ये कहता है कि तुम यहाँ पर जो सोयाबीन है, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, उनसे यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो रेगुलर मील्स को। इसके बाद हम देखते हैं एरियल वहाँ पर आती है और अपनी मैजिक से यहाँ पर उसको हील कर देती है, कहती है मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। हम लोग देखते हैं उसको वो ठीक कर देती है पहले जैसा। यहाँ पर बच्ची का जो फादर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोल रहा होता है। एरियल कहते हैं कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी ही है। अब जो रे कहता है तो ठीक है, अब जो सीलिया कैसल है उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो लोग कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं। रे यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है काफ़ी डीप तरीके से।
तो जो एरियल होती है कहती है कि सेंट आखिर तुम इतनी हार्ड तरीके से क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे को बताओगे। रे कहता है कि एरियल हमारे पास जो अवेलेबल फंड है वो कितना है। एरियल कहती है कि जरा देखो तो कोई हमारे पास कितने हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास 20 प्लेटिनम कॉइन्स ही बचे हुए हैं। रे कहता है कि बस इतना ही हमारे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसके बाद एरियल कहती है कि मेरे पास मेरे कुछ पर्सनल फंड्स भी हैं, तो टोटल यहाँ पर मिलाकर 27 कॉइन्स हो जाते हैं। जिसके बाद रे कहता है ठीक है ये यहाँ पर काफी रहेंगे। जिसके बाद एरियल कहती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये काफी रहेंगे, आखिर किस चीज के लिए, अब ये मेरे को बिल्कुल भी मत कहना। जिसके बाद रे कहता है तो यहाँ पर जो कुछ पैसे है वो तुम मेरे को उधार दे दो। अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और इस वीडियो को बनाने में मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को दबा कर जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।